नमस्कार फ्रेंड्स। आज है 27 अगस्त 2022, 27 अगस्त ऑफ 2022। इट्स 5:15 PM। आजकल का टॉक ऑफ द टाउन है यूएस मार्केट्स की गिरकर बंद होना, और इसका मेन कारण बताया जाता है कि फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जो जेरम पॉवेल है, उनका एक स्पीच था जैक्सन होल जगह पर। उसके बाद यूएस के मार्केट बहुत गिरकर बंद हो गए, तो इनका विक्स बढ़ गया, वेराज उनके इधर मार्केट्स फेल मोर देन 3 to 4%। उसी वक्त जब यूरोपियन मार्केट्स कामकाज कर रहे थे, वो भी 3% से 4% के बीच में गिरकर बंद हो गए। तो ज़्यादातर एशियन मार्केट्स बंद थे, तो इनके पास कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि वो लोग हमारे एशियन मार्केट्स फ्लैट बंद हुए थे। अगर आप SGX देखोगे, जो उसके साथ साथ ही काम कर रहा था, 1.25% गिरकर बंद हुआ है। यहाँ पे एक बात गौर किया जा सकता है, हम सिर्फ 1.25% गिरे, यूएस के मार्केट 3 से 4% गिरे हैं। हम इसका भी कारण ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। हमें इसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। हालांकि आप सब पहले से जानते हो, मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, उसकी वजह से जो कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट, मेनली हमारे यहाँ पे क्रूड है, उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स मटेरियल्स है, उस चीज़ को मशीनरीज उनको इंपोर्ट करती है। उसके साथ साथ वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, जो इंडस्ट्रीज इंटर्न सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सर्विस से हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ गवर्नमेंट को फिर टैक्स मिलता है। इंडस्ट्रीज सर्विस के साथ साथ चीज़ें बना के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को टैक्स आता है, फिर वो इंपोर्ट्स करता है, फिर वो इंडस्ट्री सपोर्ट करता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हर कंट्री काम करती है। जो बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है, एक कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करता है। अगर आप कंट्री इनसाइड द कंट्री अपने अंदर के कामकाज कैसे करती है, उनका होता है रिजर्व बैंक। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, वहाँ पे उनका जो है फेडरल बैंक है। ये क्या रिजर्व करती है, फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज का चीज़ें रिजर्व करती है और देश की इकोनॉमी को प्रिजर्व करती है। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इट कंट्रोल्स बैंक। अब सब कुछ पैसे से जुड़ गया है, तो बैंक इज द मेन सेंट्रल की पॉइंट विच इज कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक। जब इन बैंक इन टर्न कनेक्टेड टू होम्स, होम के में सारे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और आपकी होम रिलेटेड कंपनीज आ जाती है, फार्मा कंपनी जो हेल्थ रिलेटेड कंपनी है, एग्रीकल्चर कंपनी है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये जब साथ साथ घूमते हैं तो एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स बनती है, और एक्सपोर्ट होता है जब प्रोडक्ट्स, तो गवर्नमेंट को फिर टैक्स आता है, वो डेवलपमेंट को इन्वेस्ट करेगा, फिर इंपोर्ट करेगा। ये एक साइकिल है, अगर एक घूमता है तो दूसरे ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ घूमते चलते हैं। दे वर्क इन अ टैंडम एंड इन अ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। जब इसमें से कोई एक भी रुक गया तो सभी रुक जाते हैं। तो इन सबको साथ साथ ही चलना है, एक ही स्पीड पर। उनके जो तय डिसाइडेड स्पीड है, उसी स्पीड पर घूमना पड़ता है इनको। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में फिर से। ये रिजर्व बैंक क्या करता है कि बैंक कितना पैसा होना चाहिए इसके पास और कितना ये स्पेंड कर सकता है, किस रेट पर स्पेंड कर सकता है, ये डिसाइड करती है। उससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट बनाता है, किस ब्याज दर पर पैसे देंगे। अगर कम ब्याज दर हो गए तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो कुछ भी अफोर्ड करेंगे, वो कुछ भी बाई करेंगे। जब कुछ भी बाय करेंगे तो उसका सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। जब चीज़ें जल्दी जल्दी से खपत हो जाती है तो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इसका डिमांड और रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जब उसका डिमांड बढ़ने लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो पर्सन जिसको ज़रूरत है, रियली में ज़रूरत है, अगर वो बाई करना चाहता है
तो उसके लिए वो बहुत महंगा मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए तो लोगों के पास कम पैसा होगा। जब पैसे कम आएंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज प्रोडक्शन। ओके, उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए फर्स्ट क्या करेंगे वो लोग, प्रोडक्ट की कम करेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से चीज़ें फिर महंगी होगी। फिर जब महंगी होगी तो फिर दोबारा वो इन्फ्लेशन या तो महंगाई इधर बढ़ेगा। पहले से पैसे नहीं रहते लोगों के पास। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट ज़्यादा करने से ये दिक्कत होती है, कम करने से ये दिक्कत होती है। तो इंटरेस्ट रेट को किस तरह से घुमाना है, कितना घुमाना है, कैसे घुमाना है, ये डिसाइड करती है रिजर्व बैंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे जब कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई और होम लोन्स में ढीला दे दी। होम लोन का साइकिल फास्ट से बढ़ने लगा, उसके साथ साथ बाकी नई स्पीड से घूम रहे थे। उसकी वजह से क्या हो गया, ये डिसरप्ट होने लगे। उसकी वजह से चीजें इन्फ्लेशन ज्यादातर तेजी से बढ़ने लगे। इनमें से दोनों में से कोई एक अप्लाई हो रहा था एक टाइम पर। आजकल यही दिक्कत है, अगर आप एक को रोकोगे तो सारे रोकेंगे, अगर एक को तेजी से घुमाओगे तो सारे का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, या तो डिमांड कम होगा या तो डिमांड बढ़ेगा। तो अनइवन, दैट इंस्टेबिलिटी हो रहा है इन चीजों की साथ साथ घूमने में। दिक्कत वो है एक्चुअल में। तो इंटरेस्ट रेट की रोल प्ले करता है यहां पर। तो इसके चलते हमें यूएस मार्केट से हमें इतना क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे पूरी दुनिया की 24% जीडीपी यूएस से होल्ड करता है और पूरी दुनिया का 62% स्टॉक मार्केट यूएस होल्ड करता है। उसका वैल्यूएशन उतना है। तो यूएस की मार्केट जब भी अफेक्टेड होते हैं तो दुनिया भर के मार्केट अफेक्ट होते हैं। तो उनका फेडरल रिजर्व का डिसीजन जो है वो मेन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ का आरबीआई का रेट डिसीजन। एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी फुल फॉर्म। ये क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं ताकि प्राइस स्टेबल रह सके। उनका स्पीच का फ्यू सेंटेंस में ट्राई टू डिकोड करने की कोशिश किया। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, फिर मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है। उनका कहना था, विदाउट प्राइस स्टेबिलिटी द इकोनॉमी डज नॉट वर्क फॉर एनीवन। चाहे वो प्राइस किसी भी चीज का हो, इंपोर्ट करने का हो या एक्सपोर्ट करने का हो या इंटरनल अवेलेबिलिटी का हो, इन सभी चीज का प्राइस चाहे वो हायर प्राइस पर हो या लोअर प्राइस पर, लेकिन एक प्राइस पर स्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे की रणनीति तय कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट्स को कितना बनाना है, कब बनाना है और कितने पे बेचेंगे, क्योंकि खरीदार का प्राइस क्या है, रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, इन दोनों का मेल आपका प्रॉफिट के बीच में एम्प्लॉयज़ को कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सभी इनके ऊपर ही डिसाइड होता है। अगर प्राइस स्टेबिलिटी हो तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर एक पहिया ज़्यादा देर से जल्दी से या तो फास्ट से घूमने लगा तो अदर भी घूमना चाहिए। अगर ये भी नहीं घूम रहे हैं तो इनमें प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वो प्राइस स्टेबिलिटी जो है आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये चाहते हैं इन्फ्लेशन 2% के नीचे हो ताकि वो प्राइस स्टेबल हो, बायर और सेलर के बीच में एक तालमेल बना रहे। प्राइस स्टेबिलिटी लीड्स टू स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट कंडीशंस। लेबर मार्केट कंडीशंस वो होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर प्राइस स्टेबल हो तो लेबर मार्केट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। रिस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी विल टेक सम टाइम and requires using our tools forcefully to bring demand and supply into better balance। मैंने कहा उनके पास जो भी हथियार है उसको यूज करके
इन्फ्लेशन को कम करा जाएगा ताकि डिमांड एंड सप्लाई एक बेटर बैलेंस में हो और ये ट्रेड चलते रहे। ये उनका फर्स्ट डायलॉग था जो मार्केट को ज़्यादा मार पड़ी। इसके बाद उन्होंने कहा रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन इज लाइकली टू रिक्वायर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ बिलो ट्रेंड ग्रोथ। और उन्होंने ये साथ साथ ये भी मान लिया हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के चक्कर में अगर इसको सॉफ्ट लेबर मार्केट में, सॉफ्ट लेबर में लेके आते हैं। सॉफ्ट लेबर होता है जहाँ पर चीज़ों को कम में ही बेचना पड़ेगा आपको, वो सॉफ्ट लेबर होता है। उस कंडीशन में ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कम होगी। तो इन्होंने ये भी मान लिया कि इसके साथ साथ हमें ग्रोथ कम ही होगा। ऐसे लेबर मार्केट ओके, डिमांड एंड सप्लाई वो होता है, तो मैन पावर इंक्रीज होती है इसमें। ओके, सॉफ्ट लेबर इन्होंने कहा सॉफ्ट लेबर वो होता है जहां पे प्राइस कम किया जाता है ताकि लोग बाई कर सके, बट सेलर को तो लॉस होगा उसमें, तो उसकी वजह से रिसेशन आएगी या तो ग्रोथ कम होगा। दीज आर द अनफॉर्चुनेट कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, बट अ फेलियर टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी वुड मीन फॉर अ फॉर ग्रेटर पेन। उन्होंने कहा कि while the latest economic data has been mixed, in my view, our country continues to show strong underlying momentum. जो पिछले 2 बार उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक किया था उसके नतीजे आशाजनक है, थोड़ी सी ठीक है। और अंडरलाइंग मूवमेंट मतलब उसका इफेक्ट जो है ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। द लेबर मार्केट इज पर्टिकुलरली स्ट्रांग, मतलब लोगों को नौकरी नहीं है, दे नीड अ जॉब, दे वांट अ जॉब, बट इट इज क्लियरली आउट ऑफ बैलेंस विथ डिमांड फॉर वर्कर्स सब्सटैंशियली एक्सीडिंग द सप्लाई ऑफ अवेलेबल वर्कर्स। ओके, तो उन्होंने ये माना कि अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों के पास नौकरियां, मतलब नौकरियां विच आर इनफ टू सस्टेन, वो नहीं है। In current circumstances, with inflation running far above 2% and labor market extremely tight, estimates of longer run neutral are not placed to stop and pause. ये दूसरा सेंटेंस था जो मार्केट को ज्यादा इफेक्ट हुआ। उन्हें बोल दिया लॉन्गर रन टू एस्टिमेट्स ऑफ लॉन्गर रन न्यूट्रल आर नॉट प्लेस टू स्टॉप और पॉज। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रेट बढ़ाना रोकना चाहिए, क्या उसके लिए या थोड़ी देर हम कम रेट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बोला अभी कोई चांस नहीं है, हम जिस स्पीड पर जा रहे हैं उसी स्पीड पर जाएंगे तो ये कंट्रोल में आएगा। तो उनका कहने का मतलब था कि 0.75 बेसिस 75 और 75 बेसिस पॉइंट्स और 100 बेसिस पॉइंट्स भी रेट हाइक हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सितंबर में जो डेटा आएंगे और जो डॉट मैप बनेगा उसके हिसाब से वो बनेगा। उन्होंने 3 लेसन्स कोट किए। पहले कहते हैं सेंट्रल बैंक्स कैन एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। ये सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इन्फ्लेशन एक कंट्रोल में रखे और प्राइस को स्टेबल रखे। It is also true in my view that current high inflation in the United States is the product of strong demand and constrained supply. ये जो सेकेंड सेंटेंस है उन्होंने बोला कि कंस्ट्रेंट सप्लाई, ये मेनली इंडिकेट करता है जो यूरोपियन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर होके जो यूरोपियन कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई जो डिस्टर्ब हुआ वो मैटर करता है। उन्होंने हालांकि इसके बारे में पहले ही कांग्रेस के सामने बता दी थी कि कंट्री की इन्फ्लेशन एक ही चीज़ से कम नहीं होगी, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो चल रहा है उसके लिए भी उनको काम करना होगा, तभी ये बन सकता है।
और उन्हें ये भी कहा द सेकेंड लेसन इज दैट द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिंग पाथ ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ टाइम। तो इन्फ्लेशन कम करने की या तो कंट्रोल करने की एक्सपेक्टेशन जो है, पब्लिक मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो या तो आम जनता हो, सब चाहते हैं कि इन्फ्लेशन फटाफट से कम हो। उन्होंने कहा इतनी फास्ट और इतनी जल्दी स्पीड एक्सपेक्टेशन हमसे ना करें, क्योंकि इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अनफॉर्चुनेटली द सेम इज ट्रू फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई एंड वोलेटाइल इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा जब आप इतने एक्सपेक्ट करते हो तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है और वोलेटाइल हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि एक घूमते ही दूसरे भी उसी स्पीड से घूमेंगे तो सभी सिस्टम चलेगा, नहीं तो सिर्फ एक घूम रहा है या तो सिर्फ ऑटोमोबाइल बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए आपके पास क्रूड के लिए पैसे नहीं है, तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल धीरे पड़ जाएगा तो इसकी वजह से एग्री और फार्मा के लिए जो सप्लाई करते हैं उन पे अफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, अगर आप इन्फ्लेशन को ज़्यादा स्पीड से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाई वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन वॉलेटाइल हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। तो ये चाहते हैं कि इसके लिए हमें टाइम ही देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अगर चाहते तो वो एक साथ ही 2% बढ़ा सकते थे इंटरेस्ट रेट, लेकिन उससे कम नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही कम होगा। तो उनका ये सेंटेंस भी बहुत भारी पड़ा मार्केट पर। उन्होंने कोट किया है कि ये पीछे वाले FOMC चेयरपर्सन का नोट था। उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन फीड्स इन पार्ट ऑन इटसेल्फ, सो पार्ट ऑफ द जॉब of returning to a more stable and more productive economy must be break the grip of inflationary expectations। इनका कहने का मतलब है एक इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दूसरा का भी इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाता है, अगर ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। ओके, जब ये बढ़ता रहेगा ये मोर एंड मोर स्टेबल होता जाएगा। जब ये मोर एंड मोर स्टेबल होगा तो इसको ब्रेक किए बगैर इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकता। इस साइकिल को रोकना थोड़ा दिक्कत की बात है। द एंटिसिपेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन बिकम एंट्रेंच्ड, अगर आपको हाई इन्फ्लेशन की आदत पड़ गई, द मोर इन्फ्लेशन रोज द मोर पीपल कम टू एक्सपेक्ट रिमेन इट हाई। फॉर एग्जाम्पल, एंड दे बिल्ड दैट बिलीफ इन टू वेज एंड प्राइस डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, होटल में खाना भी महंगा मिलने लगा। जब होटल में खाना महंगा मिलने लगा फिर प्याज के दाम कम हो गए, फिर भी होटल का खाना जो महंगा ही रहता है वो कम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। जब वो ज़्यादा मिल रहा है देन द प्राइस डिसीजन उनके हाथ में रहता है। वो जो प्राइस डिसीजन करते हैं उसको महंगाई रखना है। अगर ये डिसीजन भी उनके हाथ में चला गया, अगर ये इन्फ्लेशन की कंट्रोल की वजह से उनके हाथ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो लोग होटल में खाने के लिए नहीं जा पाएंगे। उनका इंडस्ट्रीज का साथ साथ जो भी है वो सारे अफेक्ट होते जाएंगे। ये एक साइकिल है। सो प्राइसिंग डिसीजन उनके पास नहीं होना चाहिए, प्राइसिंग डिसीजन जो इन्फ्लेशन के हाथ से होना चाहिए। और ये कहते हैं द लॉन्गर द करंट बॉट ऑफ हाई इन्फ्लेशन कंटिन्यूज द ग्रेटर द चांस दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर इन्फ्लेशन विल बिकम एंट्रेंच्ड। सेम, अगर इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग हायर इन्फ्लेशन को ही सही मान के उसके साथ साथ ही जीना सीख लेंगे, जो कि सही नहीं है। When inflation is persistently high, the households and business must pay close attention and incorporate inflation into their economic decisions. They are forced to incorporate it. इनका कहने का मतलब ये था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ गए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ अभी भी अफोर्ड कर सको, अफोर्ड ना करते हुए तो भी उसको खरीद सको। तो आप अपनी लाइफस्टाइल या तो उसका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम कर सकते हो अपने डिसीजन में। ये इकोनॉमिक पॉइंट आपको इनकॉर्पोरेट करना ही होगा।
जब इकोनॉमिक पॉइंट इनकॉर्पोरेट करते हो इन्फ्लेशन का, तब आपकी जो स्पेंडिंग है कम हो जाएगी, तब ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। History shows that employment cost of bringing down inflation are likely to increase with delay as high inflation become more entrenched in the wage and price setting। ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था। अगर हम इसको जितना देर करते जाएंगे ये उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से उन्होंने दो चीज़ें कंफर्म कर दी कि पहला तो हम रेट डिसीजन बढ़ाते जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, और ये लॉन्गर पीरियड तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद जब इन्फ्लेशन कम हो गया तो हम छोड़ देंगे, नहीं, हम फिर भी कंटिन्यू रखेंगे इसको जब तक हमें कंफर्मेटरी मैसेज नहीं आता। हाँ, आगे उन्होंने यही कहा, द लेसन्स आर गाइडिंग अस एज वी आर आवर टूल्स टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन। वी आर taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with the supply and keep inflation expectations anchored. We'll keep it until we are confident the job is done. जब तक उनको कंफर्मेटरी नहीं मिलती तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। फिर यहाँ वापस आते हैं, यूएस की मार्केट 3% से ज़्यादा गिरा। उस स्पीच के बाद हमारा SGX निफ्टी जो 1.25% ही गिरा। उसका कारण था, जब हम कंपैरिजन करते हैं यूएस की इन्फ्लेशन रेट्स को और इंडियन इन्फ्लेशन रेट, हमारा डेवलपिंग कंट्री है और उनका डेवलप्ड कंट्री है और उनका मार्केट कंपोनेंट हमसे बहुत ज़्यादा है, तो उनका अफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली। जब 2017-18 में जब उनका इन्फ्लेशन सडनली बढ़ गया था, आई थिंक 16 और समवेयर, व्हेन जेनेट एलन वाज द FOMC चेयरपर्सन, उन्होंने पहली बार रेट बढ़ाया था। उस वक्त भी यूएस के मार्केट 1000 पॉइंट गिरा था। तो अब ये बीच में आ गया आपका कोविड, उस टाइम में उन्होंने वो घटा दी इंटरेस्ट रेट्स, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन सडनली बढ़ गया। हमारा क्या है इंडिया का, उतनी ही प्राइस पे चल रही है, मोर और लेस इट इज सेम जोन, वो थोड़ा सा ही बढ़ा है हमारा। इसलिए इंडियन मार्केट्स आर मोर रेजिलिएंट व्हेन कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। अगर यूरोपियन मार्केट्स के कंपेयर करेंगे तो यूरोपियन भी सडनली बढ़ गया है। सो दिस इज द वन विच इज helping Indian market to remain stable when compared to others। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी नहीं होना, इन्फ्लेशन वॉल्टाइल होना। ये दो चीज़ें हैं जो FOMC को कंट्रोल में लाना चाहती है। इन्फ्लेशन जब तक प्राइस स्टेबल नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा, जब प्राइस स्टेबल होगा फिर लेबर मार्केट बढ़ेगा, जब लेबर मार्केट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम आएगा। तो इनको एक साथ जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वही बोला है कि वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। ये मेरा छोटा सा वीडियो था कि उनका क्या कहना है, उनका कहने का मतलब क्या है। ये उनका स्पीच का PDF फॉर्मेट है, जेरोम एच पॉवेल, 26 अगस्त को उन्होंने दिया था। तो इनको जब पूरा एक वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ लिया आपने तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका रोड मैप क्या है आगे का। इट इज़ वेरी क्लियर। बस मैंने इसको समझने की कोशिश करा है और कुछ नहीं है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। मंडे को देखते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ ट्रेड होगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।